The topic which we are going to discuss today is material issue procedure. ये टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सी इन केस वी हैव टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्टोर डिपार्टमेंट, तो हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्चुअली स्टोर डिपार्टमेंट फंक्शन कैसे करता है। और दूसरा, इवन अगर कल को हम अपना बिजनेस भी करते हैं तो हमारे बिजनेस भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टोर डिपार्टमेंट का कैसे फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, दैट इज इश्यू ऑफ मटेरियल मस्ट नॉट बी मेड एक्सेप्ट प्रॉपरली ऑथराइज रेक्विजिशन स्लिप। रेक्विजिशन स्लिप क्या है? जिस भी डिपार्टमेंट को आपसे कोई भी मटेरियल चाहिए तो उनका जो डिपार्टमेंटल हेड है वो एक स्लिप के ऊपर लिख के देगा। उसका एक डिफाइंड फॉर्मेट होता है कि इतने यूनिट्स हमें चाहिए, ठीक है, और इसकी डिलीवरी इस टाइम तक हमें पहुंचा दो। तो वो जो स्लिप होती है वो जो स्टोर कीपर है या स्टोर मैनेजर है वो अपने रिकॉर्ड्स में रख लेता है, ताकि उसके पास ये रिकॉर्ड रहे कि एक्चुअली जो स्टोर में मटेरियल पड़ा था वो एक्चुअली में कहाँ गया या किसको इश्यू किया। ठीक है, तो ये होता क्या है, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जनरली जनरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही ही रिक्विजिशन देता है। इन एक्सेप्शनल केसेस जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स जैसे सपोज कोई क्लीनिंग का प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई स्प्रे है, इस तरह की चीजें जरूर आप स्टोर डिपार्टमेंट से मंगवा लेते हो। बट जनरली ये जो है इट इज अ लिंक जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, इट इज अ लिंक बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड अ स्टोर डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब ये नेसेसिटी फील होती है कि हमें और मटेरियल चाहिए, तो उनका जो भी हेड है, सुपरवाइजर है, जो भी डीलिंग अथॉरिटी है एट दैट टाइम, उसको ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इतने यूनिट इस प्रोडक्ट के इस रॉ मटेरियल के हमें चाहिए। तो वो एक रेक्विजिशन स्लिप बना लेता है। उस रेक्विजिशन स्लिप पे वो सिग्नेचर करके उनको स्टोर वाले डिपार्टमेंट को भिजवा देता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करके अपने रिकॉर्ड्स में लिख देता है, और उसके बाद मटेरियल निकाल के जिसने भी लेके जाना होता है उसके सिग्नेचर करवा लेता है कि मैंने मटेरियल रिसीव कर लिया। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये जो पूरा प्रोसीजर है ये प्रोसीजर कैसे पूरा होता है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज इशू अगेंस्ट अ मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अब मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है? इट इज एन वाउचर ऑफ अथॉरिटी एज रिगार्ड टू द इशू ऑफ मटेरियल। जैसे ही रिक्विजिशन स्लिप मिलती है, ठीक है, तो स्टोर कीपर जितनी भी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, जितनी उसमें लिखी होती है, जो जो उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है, वो उसको चेक करता है क्या उसके रिकॉर्ड में उतना सामान पड़ा। उसके बाद जब उसको चेक कर लेता है तो अगर उसके पास सामान नहीं पड़ा होता तो वो परचेज डिपार्टमेंट को एक नोट भेज देता है। अगर उसके पास सामान बड़ा होता है तो वो उतना जो भी सामान है उसको एक लिस्ट बना के उसको इशू कर देता है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है दैट इज द स्टेप ऑफ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल में ये होता है कि जब आपने एक बार मटेरियल इशू कर दिया, ठीक है, उसके बाद वो मटेरियल आपके स्टोर डिपार्टमेंट से आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है। ठीक है, अब वो कैसे ट्रांसफर हो सकता है? सबसे पहली चीज है कि अगर बहुत कम मटेरियल है तो वो बाय हैंड भी लेके जा सकता है जो रिक्विजिशन स्लिप लेके आया। लेकिन अगर वो बाय हैंड नहीं लेके जा सकता, उसको पर्टिकुलरली बल्क में है मटेरियल, या तो उसको किसी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के थ्रू करना है तो वो उसको उस व्हीकल को अरेंज करेगा, फिर उसमें लोडिंग कराएगा। ये जो सारा काम है ये स्टोर डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है, फिर वो वेरीफाई करता है कि जितना सामान मंगवाया था वो सारा का सारा मैंने लोड करा दिया, और उसके बाद ये जो डिपार्टमेंट है वो एक नोट तैयार कर लेता है। ठीक है, वो नोट तैयार कर लेता है। वो नोट की दो कॉपीज में तैयार करता है। एक कॉपी वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को दे देता है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को वो कॉपी इसलिए देता है बिकॉज ही मे कम टू नो, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी ये बात पता लग जाए कि एक्चुअली में जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ है उसकी कॉस्ट कौन से डिपार्टमेंट को डालनी है और कब डालनी है और कितनी कॉस्ट डालनी है।
ठीक है। उसके बाद दूसरा, जिस डिपार्टमेंट को मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, एक कॉपी उसको भेज दी जाती है ताकि वो वेरीफाई कर ले कि उसको ये मटेरियल ट्रांसफर हुआ। उसके बाद इसमें रिटर्न ऑफ मटेरियल भी कई बार हो जाता है। जनरली ये जरूरी नहीं है कि हर बार होगा, लेकिन अब क्या होता है कि आपको कई बार अपनी रिक्वायरमेंट का नहीं पता होता, लेकिन आप प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करना चाहते, तो आप मटेरियल को ऑर्डर प्लेस कर देते हो कि इतना मटेरियल हमें प्रोवाइड कर दो। लेकिन जब मटेरियल आता है तो आपको लगता है कि इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो भी सरप्लस मटेरियल पड़ा होता है, इसके साथ ये भी है कि अगर जब हमने इस बार एक्विजिशन भेजी है, हो सकता है पुराने टाइम पे जो एक्विजिशन भेजी थी उसका कोई सरप्लस मटेरियल पड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, हम उस सरप्लस मटेरियल को स्टोर डिपार्टमेंट को वापस भेज देंगे, ताकि या तो वो वेंडर को रिटर्न कर दे या कहीं और कंज्यूम हो रहा है तो वो वहां पे कर दे, ताकि उसको एक और चीज का बेनिफिट हो कि उसको इस तरह का प्रोडक्ट और ज्यादा ऑर्डर करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो जब भी रेक्विजिशन स्लिप साइन होती है तो साइन होते वक्त जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपने पास अपनी कस्टडी में देख लेता है कौन कौन सा मटेरियल पड़ा है जो एक्सेस में है और उसको वापस कर देता है। सिमिलरली जो अभी आपने करंट पीरियड में मटेरियल मंगवाया, ये करंट पीरियड का मटेरियल भी आप वापस कर सकते हैं। अगर जैसे ही वापस आया, जैसे ही आपके पास आया मटेरियल, आपको पता लगा कि हमने 1000 यूनिट्स कह दिए थे, लेकिन एक्चुअली में जो रिक्वायरमेंट है दैट इज अराउंड 600, तो वो जो सरप्लस है वो साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन पास कर देता है कि जो सरप्लस मटेरियल है उसको वापस कर दिया जाए। का ध्यान रखना है, जब भी सरप्लस मटेरियल आपका वापस होता है तो आपको साथ में एक नोट या एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, दैट इज नोन एज आइदर नोन एज शॉप क्रेडिट नोट या स्टोर डेबिट नोट। वो नोट इसीलिए होता है, जैसे आपको ध्यान होगा आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी किया था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो वो क्या करता है, स्टोर में हमारे अकाउंट में जो इशू किए हुए हैं मटेरियल, उतना मटेरियल उस अकाउंट में से डेबिट कर देगा, ठीक है, ताकि उसके पास भी क्लियर कट रिकॉर्ड रहे कि जितना भी मटेरियल है वो जो डेबिट है, नेट इतना मटेरियल गया है, वो एक्सेस मटेरियल हमारे डिपार्टमेंट को इशू करता है। तो शॉप क्रेडिट नोट है उसकी 3 कॉपियां बनती हैं, एक जाती है स्टोर रूम को, ठीक है, एक हमारे रिकॉर्ड में रहती है जिसने रिटर्न किया, और एक कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को जाती है। स्टोर रूम को जो जाती है वो इसलिए ताकि स्टोर रूम को पता लग जाए कि नेट मटेरियल कितना इशू किया। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को इसलिए जाती है ताकि कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नेसेसरी एंट्री डाल के ये, क्योंकि उन्होंने एंड में देखना होता है किस डिपार्टमेंट का टोटल कितना खर्चा होगा। तो स्टॉक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उतना जो खर्चा है जो एक्सेस में डाला हुआ उतना खर्चा कम कर देती है, ठीक है, उसको एंट्री पास करनी होती है इसलिए भेजी जाती है। और हमारे डिपार्टमेंट में इसलिए रहती है क्योंकि हमें जो भी है हमें पूरा अपना रिकॉर्ड पता होना चाहिए कितना मटेरियल आया था, कब आया था, ताकि हम हमारी जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसमें भी कुछ मिसमैच ना हो। आगे कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। अब एक्चुअली में जो भी हम स्टॉक मार्केट सॉरी स्टॉक करते हैं मटेरियल, जो भी हम परचेज करते हैं मटेरियल, हमने मटेरियल खरीदा होता, ठीक है। अब मटेरियल जो खरीदते हैं जरूरी नहीं है कि जो उसका प्राइस है वो प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। कई बार कोई ऑफर चल रही होती है, कोई डिस्काउंट चल रहा होता है, हम तब मटेरियल खरीद लेते हैं। उसके बाद तब कोई ऑफर नहीं चल रही होती, वो डिफरेंट प्राइस की होता है। फिर उसके बाद अगर इन्फ्लेशन हो जाए, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, तो जो पुराना मटेरियल खरीदा हो सकता है वो 10 रुपीज पर यूनिट हो, नया मटेरियल 12 रुपए पर यूनिट है। अब किस अमाउंट पे हमें मटेरियल को इशू करना है, ये स्टोर मैनेजर के लिए एक चैलेंज होता है। तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंसी में देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्टिकुलरली इनमें से कोई एक मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलरली जो मेथड फॉलो करती है फिर वो कॉन्स्टेंटली वही मेथड फॉलो करती है। कहीं भी किसी भी जगह ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सा मेथड ज्यादा बढ़िया है। एक्चुअली में इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी फार्मेसी में काम कर रहे हो,
तो ये रूल होगा फार्मेसी का, जो मटेरियल पहले आया है उसको पहले इशू करना है। उसका रीजन ये है कि उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। अब उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, तो एक्सपायरी के टाइम वो मटेरियल आपका यूजलेस हो जाएगा, इसलिए वो ये ध्यान में रखते हैं कि जो भी पुराना मटेरियल है सबसे पहले उसको निकालना, ठीक है। अब ये जो प्रैक्टिस है, जहाँ टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स है वहाँ हो सकता है कि जो प्रैक्टिस है इसको फॉलो ना किया जाता हो, वहाँ पे डिफरेंट तरह की पॉलिसी होगी कि जो लेटेस्ट मटेरियल है उसको सबसे पहले कंज्यूम करना, ठीक है। तो दो जो मेन मेथड्स हैं उनको हम कहते हैं, एक है फीफो और एक है लीफो। फीफो का मतलब है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि ये नाम सजेस्ट करते हैं, फीफो में जो पहला मटेरियल आपके पास आया उसी को पहले इशू करना है, एंड इन केस ऑफ लिफो मेथड जो लेटेस्ट आपके पास आया, लेटेस्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब जो लेटेस्ट आपके पास मटेरियल आया है उसको पहले इशू करना है। और कौन से प्राइस पे इशू करना है? उसी प्राइस पे इशू करना है जिस प्राइस पे वो मटेरियल आया है। तो चलिए, अब ये कॉस्ट प्राइस मेथड्स हैं। इसमें जो कॉस्ट प्राइस मेथड है उसमें सबसे पहला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्राइस मेथड, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्राइस मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है मटेरियल आर परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब, जिस जॉब के लिए या जिस काम के लिए मटेरियल खरीदा उसी काम के लिए वो इशू होता है। तो जिस प्राइस पे हमने खरीदा है उस प्राइस पे ही हम इशू करते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक प्राइस मेथड जनरली इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहाँ पे आपको ऑर्डर पे कोई चीज बनानी है, तो आपने पर्टिकुलरली एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मटेरियल खरीदा है, तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए ये मटेरियल स्पेसिफिकली इस डिपार्टमेंट ने मंगवाया है, तो उसी को इशू कर दिया जाता है उसी प्राइस, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती कि पहले कौन सा करना है बाद में कौन सा करना है, क्योंकि जितना मटेरियल आपने मंगवाया है, ठीक है, उतना मटेरियल ही आपने दूसरे डिपार्टमेंट को इशू कर देना है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। उसके बाद जो दूसरा मेथड आता है दैट इज कॉल्ड फीफो। फीफो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। ये जो मेथड है इसमें जो समझने वाली बात है दैट मटेरियल विल बी इशूड इन ऑर्डर इन विच दे आर परचेज। जो जब खरीदा है उस हिसाब से नंबर 1 पे जो खरीदा उसको सबसे पहले इशू करना है, नंबर 2 पे जो खरीदा उसको सेकंड नंबर पे इशू करना है, नंबर 3 पे खरीदा उसको थर्ड नंबर पे करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टोर मैनेजर के पास जाते हो, तो स्टोर मैनेजर को कहते हो कि मुझे 10,000 यूनिट्स इसके हमारे डिपार्टमेंट को चाहिए, इशू कर दो। एट द सेम टाइम उसी मटेरियल का एक ट्रक आया हुआ है और उससे अनलोडिंग हो रही है, ठीक है। आप अगर स्टोर कीपर को ये कहोगे कि भाई ये जो ट्रक है हमारा, हमें यही मटेरियल चाहिए, यही वाला मटेरियल आप एंट्री डाल के हमारे डिपार्टमेंट को इशू कर दो, तो वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो उस सामान को अंदर रखवाएगा और जो पहले आपके पास सामान पड़ा है, ठीक है, जो पहले उसने रजिस्टर में चढ़ाया हुआ है जो लॉट है, उस लॉट में से आपको इशू करेगा। एडिशन में ये जो मेथड है ये हेल्पफुल होता है। मान लीजिए अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे प्राइस कम हो रहे हैं, ठीक है, वो पहले 10 रुपए की चीज मंगवाई थी, फिर 9 की मंगवाई, फिर 8 की मंगवाई, तो प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो इस केस में ये मेथड सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज हमने 10 रुपए की चीज मंगवाई थी तो 10 रुपए की ही इशू की है, इसका मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसकी कॉस्ट 10 रुपीज रखेगा, ठीक है। अब 10 रुपीज कॉस्ट के हिसाब से उसकी प्राइस फिक्सेशन होगी, तो इस केस में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि अगला जो मटेरियल है, क्योंकि आपने एक बार प्राइस फिक्स कर दिया प्रोडक्ट का, अगला जो मटेरियल है वो सस्ता आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। अब इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, 10 रुपए की चीज है जो आज 12 रुपए की हो गई है, आप उसको 10 रुपए में इशू कर रहे हो, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो भी उसको 10 रुपए में चार्ज कर रहा है। उसने 10 रुपए के हिसाब से आपकी जो कॉस्टिंग है उस प्रोडक्ट की कम रखी हुई है, तो वहां पे आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे।
हाँ जी, ये फीफो मेथड हम एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। ठीक है, अभी इलस्ट्रेशन में क्या है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये आप 5 डेट्स देख रहे हैं, ये 5 दिन हमने मटेरियल को रिसीव किया। ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं, ये जो डेट्स हैं आगे भी जाके कंटिन्यू होंगी। ये आपने जो मटेरियल है ये इश्यू किया, तो देखिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को स्टोर में मटेरियल आया। पहले 600 आया, 800 आया, फिर 600 आया, ये रिस्पेक्टिव इसके प्राइसेस भी दिए। इसका फॉर्मेट डिफरेंट भी हो सकता है, हम इसको थोड़ा और लार्ज करके बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट हेडिंग हम देंगे इशू, सॉरी फर्स्ट हेडिंग देंगे हम रिसीव, सेकंड देंगे इशू और थर्ड देंगे बैलेंस, जैसे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 600 यूनिट्स है हमारे पास। अब ये तो सारे बिल्कुल सीधा है, जैसे जैसे जो जो आया उसको रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे जाके अगर आप देखिए, तो अब इनको इशू करना है, तो इसको किस तरह से FIFO मेथड के हिसाब से करेंगे। तो पहले 400 की रिक्वायरमेंट आई, तो हमें ये पता है हमने सबसे पहले 600 यूनिट लिए थे, तो इन 600 में से हम पहले 400 यूनिट इशू करते हैं। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है 200 यूनिट्स हमें और चाहिए। 200 यूनिट अब हम देखें, 600 में से 400 पहले कर चुके थे, तो 200 हमने यहीं का बैलेंस आगे दोबारा इशू कर दिया। फिर हमें दोबारा रिक्वायरमेंट आई 600 यूनिट्स की, तो हमने देखा कि 800 यूनिट्स हमारे पास पड़े हैं, उनमें से 600 कर दिए। जब दोबारा फिर 200 की आई, तो यही जो 200 यहाँ तक बैलेंस थे वो हमने यहाँ पे इशू कर दिए। तो यहाँ तक का हमारा जो बैलेंस है टिल जुलाई 13 हमारा निल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमें 200 की रिक्वायरमेंट आई, फिर 400 की रिक्वायरमेंट आई। अब आप देखिए टोटल 600 की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास अब यहाँ तक का सामान खत्म हो गया था, तो ये हमने पहले 200 इशू कर दिया, बाद में 400 इशू कर दिया। ठीक है, अब अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट उसके बाद फिर दोबारा आती है दैट इज 400 यूनिट्स, तो हमें पता है यहाँ तक का हमारा सामान खत्म हो गया, हमने 400 यूनिट्स इशू कर दिए। उसके बाद फिर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई दैट इज ऑफ 200 यूनिट्स, तो हमने जो लास्ट है, हमें पता है यही वाला लॉट रह गया, तो हमें 200 यूनिट्स हमारे पास 0.80 पे हमने इशू कर दिए। ये देखिए हमने इशू कर दिए। लेकिन अब हमें अगर कोई पूछे कि आपके पास बैलेंस कितना रह गया, तो हमारा हम जो बैलेंस लिखेंगे दैट विल बी, ये 1200 में से 200 इशू कर चुके हैं, दैट इज 1000 रह गया। किस रेट पे रह गया? 0.80। अब जो भी मटेरियल आगे आएगा वो इसमें फिर फर्दर ऐड होता जाएगा। अब इसी को अगर प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर देते हैं, मान लीजिए जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो 700 यूनिट्स की थी। ठीक है, तो 700 यूनिट्स अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो लिखा है 400 यूनिट्स, मान लीजिए अगर ये 700 की रिक्वायरमेंट है, तो 700 में सबसे पहले ये 600 करेंगे एट द रेट ₹1, और 100 फिर इसमें से करेंगे एट द ₹1.20। तो यहाँ पे आ जाएगा 600 एट द रेट 1, और फिर आ जाएगा 100 एट द रेट 1.20, एक ही डेट में आ जाएंगे और इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द लिफो मेथड, सॉरी फीफो मेथड। और अगला जो मेथड है दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है। इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ से इशू करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ से इशू करना स्टार्ट करते हैं, 400 यूनिट्स मांगे हैं उन्होंने, तो पहले देखो इसमें से 400 यूनिट्स इशू करो। तो इसमें से 400 यूनिट एट द रेट 80 इशू किए, हमारे पास 800 बैलेंस रह गया। फिर इसमें से 200 और किए, तो हमारे पास 600 बैलेंस रह गया। फिर इसमें से 600 इशू किए, तो हमारा ये पूरा 1200 खत्म हो गया। तो पहले हमने एंड वाला इशू किया, लिफो मेथड की बात करें। ठीक है, और उसके बाद फिर 200 की रिक्वायरमेंट आई, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, जब ये 400 ये कंज्यूम हो जाएंगे, फिर इससे नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, और हमारे पास बैलेंस इसमें भी 1000 यूनिट्स ही आएगा। लेकिन इसमें बैलेंस कैसे आएगा? एक तो 600 ये बच गए ₹1 के हिसाब से, एक 400 1.20 के हिसाब से बच गए। ये टोटल हम कर देंगे, दैट विल बी हमारा बैलेंस, बैलेंस यूनिट्स। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, जो लास्ट बैच है दैट इज परचेज आर फर्स्ट टू बी इशू, जो सबसे एंड में खरीदा उसको सबसे पहले इशू करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट मेथड्स। आगे वाले मेथड्स हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।